नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हम हैं एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं के पहले अध्याय में और पहले अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस पूरी क्लास में हम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और बहुत सारी उन ऐतिहासिक घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे जो भारत के बाहर घटित हुई, लेकिन इनका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत के क्रांतिकारी विचारों पर भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर की। और जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में चैप्टर की समरी लाया करता था, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके पीछे ये वजह है कि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जिनके ज़रिए आप क्रांति को अपने मन में बेहतर तरीके से बैठा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के लिए मैं किसी भी प्रकार का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रोडक्ट है और सीधे तौर पर हम उनकी सेवाओं को ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस खंड में हम फ्रांसीसी क्रांति यानी कि कक्षा 9वीं में हम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाज़ीवाद और जो हिटलर है उसके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है, हर क्लास के जो पहला चैप्टर होता है उसमें बताते हैं कि हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है। तो हम सीधे नीचे साइड में आते हैं जहाँ पर से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरे ध्यान से सुनना है और स्क्रीन को देखना है। और जहाँ जहाँ पर आपको कुछ डेट वगैरह या फिर ऐसा लगे कि ये क्रांति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उस तिथि को उतार लेना है। ठीक है, इससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह ये घटित हुई थी। तो आप इस तिथि को लिख सकते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। दोस्तों, अक्सर अफवाहें लोगों का घर बर्बाद कर देती हैं या फिर दो देशों में, दो परिवारों में, दो लोगों में लड़ाई करवा देती हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसका जन्म ही अफवाह के कारण हुआ और उन अफवाहों ने फ्रांस को आधुनिक रूप में जन्म दे दिया। यहाँ पर राजा ने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ सेना सुरक्षा के लिए खड़ी थी। यहाँ पर ऐसी अफवाह उड़ा दी है, राजा को अफवाह मिल रही है कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आप पर आक्रमण करने आ रहे हैं, लोगों को अफवाह मिल रही है कि राजा सेना लेकर आ रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर फ्रांसीसी क्रांति का श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी। तो आइए देखते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। इस समय पर ध्यान रखिएगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो भी इसी समय पर उनका उद्भव हो चुका था और वे थे, उनका जन्म हुआ था अगस्त 1769 में, यानी कि इसके 20 साल, इस समय पर उनकी उम्र 20 साल के आसपास थी और वो फ्रांसीसी सेना में कार्यरत थे। तो यहाँ पर इसके साथ साथ उनका जीवन भी चल रहा था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आगे जाकर जो फ्रांस के कर्ता धर्ता बनने वाले हैं वो अपने नेपोलियन भाई बनने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भागों की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर उनके ज़्यादातर हथियार गोला बारूद रखे जाते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना
होना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि वे क्या कारण थे जिनके चलते फ्रांस में इतना बड़ा संग्राम हुआ और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सम्राट को गिलोटिन कर दिया, यानी कि उनका सिर काट दिया। यहाँ पर आप वास्तिल का जो किला देख सकते हैं, किस तरह से लोग अपने अपने तरीक़ों से उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। कुछ लोग आपको इसके ऊपर चढ़े हुए भी नज़र आ जाएंगे। अब ये चढ़े हैं, इधर से उड़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब हम देखते हैं कि क्रांति से पहले फ्रांस का जो समाज था वह किस प्रकार से था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में पूर्व राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान-ओ-शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो फ्रांस का वर्साय का महल था, ये पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उससे कुछ ही दूरी पर स्थित था। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्साय के महल में इनके पूरे सामंत, पूरे जो मुख्य जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो राजा के साथ में रहा करते थे और इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो सबसे लो क्लास थी, जो थर्ड एसेट थे, वही टैक्स पेयर थे और उन्हीं के दम पर ये वर्साय के महल में बढ़िया आराम से शान-ओ-शौकत से रहा करते थे। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस समय पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे क्या है? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इस बात को भी आपको नोट करना है। दोस्तों, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, यानी कि यहाँ पर के जो कुलीन वर्ग थे वे अपनी ही सरकार को कर्ज देते थे और उन्हीं के पैसों में पलते थे और फिर उन्हीं से पैसे वापस भी मांगते थे और उसी सरकार से भारी मात्रा में ब्याज भी लेते थे। तो इस तरह से सरकार का शोषण वहाँ के कुलीन वर्ग कर रहे थे और कुलीन वर्गों का कोई शोषण नहीं कर रहा था और ये सब पल रहे थे जो मध्यम वर्ग थे, उनके जो थर्ड एसेट थे, उनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से। दोस्तों, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेट्स में बटा था और केवल तीसरे एसेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस में क्रांति से पहले सिर्फ तीसरे एसेट के लोग ही कर बांटते थे। अब यहाँ पर इनका विभाजन कैसा था वो भी आप यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए, इस चित्र के ज़रिए आप देख सकते हैं। पहले एसेट में कौन आते थे? तो पादरी वर्ग पहले एसेट में आते थे, यानी कि चर्च सर्वे सर्वा था। जैसे कि आपने देखा कि एक समय पर भारत में जो पुरोहित वर्ग थे वो सर्वे सर्वा थे। दिल्ली सल्तनत के समय पर जो उलेमा थे, जो मुस्लिम धर्म के प्रमुख धर्मगुरु होते थे, वे सर्वे सर्वा थे। उसी तरह से इस समय पर फ्रांस में जो पादरी थे वे प्रमुख रूप से भूमिका निभाते थे और सबसे बेहतरीन स्थिति उनकी ही थी। जो द्वितीय एसेट्स आते थे वे कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग में राजा, सामंत, उनके मंत्री वगैरह, जो अमीर व्यापारी हैं वो आते थे। अब
अमीर व्यापारी भी नहीं, सिर्फ सामंत आते थे। थर्ड एसेट्स को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था। थर्ड एसेट्स में कौन कौन थे? बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। किसान और कारीगर भी थर्ड एसेट में थे, और छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर नौकर भी। अब आप ये सोचते होंगे ये एसेट्स क्या है? तो ये एसेट्स क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एसेट्स कहा जाता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था हमने यहाँ पर देखी है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एसेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एसेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार यानी कि जन्मजात प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी के सामंती कर वसूल करता था, और साथ ही अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी कि जो धार्मिक कर था के रूप में वसूलते थे। ऊपर से तीसरे एसेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों को टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। यानी कि राज्य सरकार किसी भी तरह के उद्योग व्यवसायों का संचालन नहीं करती थी, वो कुल मिलाकर जनता के करों पर ही आश्रित थी। तो हमने यहाँ पर पादरी वर्ग की बात की, जो कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है। टाइद क्या है? तो टाइद यहाँ पर चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वहीं पर टाइल भी हमने देखा, तो टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था थी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वह भारत हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, देश या दुनिया का कोई भी कोना हो, जहाँ पर राजतंत्र आता है, जहाँ पर तानाशाही आता है, वहाँ पर केवल शब्द बदलते हैं, बल्कि व्यवस्थाएं सेम ही होती है। जैसे यहाँ पर धार्मिक कर जो टाइल ले रहे हैं ये, उसी तरह भारत में जजिया और ज़कात भी वसूलते थे। उसी तरह से जिस तरह से प्रत्यक्ष कर ले रहे हैं, उसी तरह भारत में भी असंख्य कर वसूले जाते थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं जीने के लिए इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया। इनकी जीविका संकट को भी हम देखेंगे। जीविका संकट का मतलब होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम लोगों की यहाँ पर समस्याओं को हम देखेंगे। अनाम क्या होता है? जिसका कोई नाम पता नहीं होता, और इसे हम अज्ञात भी कहते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख, जो सन 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख यानी कि 3 करोड़ के करीब पहुंच गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई।
स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जैसे संकट हम ब्रिटिश शासन के दौरान देखते हैं कि न जाने कितने अकाल आए, जैसे 1777-78 का अकाल, और बहुत सारे ऐसे अकाल आए जिन्होंने बहुत सारी जनसंख्या को, लोगों को मरने पर विवश कर दिया। अब हम देखेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जिसकी बात की मैंने अकाल की भारत में, तो वो 1770 में नहीं, 1876 से 77 के बीच में आया था और ये बहुत बड़ा अकाल था। और यहाँ पर दुखद बात ये थी कि इसी दौरान जो लॉर्ड लिटन थे वो दिल्ली राज दरबार का आयोजन कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, जबकि बंगाल की 1/3 आबादी यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एसेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इतिहास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान में रखते जाइए कि 1789 में जहां फ्रांस में क्रांतिकारी विचार आ रहे थे, वहीं भारत में क्या चल रहा था। जब आप विश्व और भारत की घटनाओं को जोड़ेंगे तभी आप इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एसेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियो-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। दोस्तों, इनके विचारों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सम्मान मिला और इनके विचारों से ही क्रांति की भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध का अधिकार सरकार का अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों में कॉफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहसों हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने
के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकारों वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यहाँ पर फिर से फेक न्यूज़ फैल गई और इन फेक न्यूज़ों ने ही फ्रांस की क्रांति को इतना भड़काया, इस बात को भूलिएगा नहीं। इसलिए अगर किसी सही समय पर किसी गलत खबर को भी सही उद्देश्य से फैलाया जाता है तो वो सही सकारात्मक प्रयास ही लाती है। कहा जाता है ना, अक्सर कहावत है कि मतलब कि किसी के भले के लिए या फिर किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर फ्रांस में बातें चल रही थी। अब देखते हैं प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। यहाँ पर मैं आपको लगभग पूरे ही चैप्टर के पूरे ही पेज पढ़कर सुना रहा हूँ। यह आपके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन बाहरी चीज़ों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने मेन टॉपिक को बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर नोट्स ना लाकर मैं सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ। आपको क्या करना है कि बस ध्यान से सुनना है, स्क्रीन की तरफ देखना है और जहाँ पर भी लगे आपको कि ये महत्वपूर्ण है, आप उस टॉपिक को या फिर उस पॉइंट को अपने नोट्स में उतार लें। आइए देखते हैं प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। और इस बात को भी ध्यान में रखना कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से 2 से 3 बार देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। आगे चलकर फ्रांसीसी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतान ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालयों में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जो उस समय फ्रांसीसी पैसा था, वह नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी हर टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराहत सुनते हुए भी बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे के गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो आर्थर यंग है वह व्यंग्यात्मक तरीके से जो फ्रांस के कुलीन वर्ग है उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि क्रांति कैसे 14 जुलाई को हो गई और फिर हमने ये देखा कि कैसे क्रांति के लिए कारण जिम्मेदार हुए। अब हम क्रांति की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो आपको कुछ सन दिख रहे हैं, आपको इन्हें ध्यान से लिखना है अपने नोट्स में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए। क्या आपने अब यहाँ पर ये बातें हैं जो बच्चों के लिए है, हम तो थोड़े बड़े हैं। तो देखिए, एसेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसने तीनों एसेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एसेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया।
पहले और दूसरे एसेट ने इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एसेट्स के जो 600 प्रतिनिधि थे, उन्हें पीछा खड़ा कर दिया गया। तीसरे एसेट्स का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के रहे थे। किसान, औरत एवं कारीगर का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एसेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एसेट्स के प्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एसेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, जब तक राष्ट्र की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक वे असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिरावियो और आबे सीए ने किया था। मिरावियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एसेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, जिसे पैम्पलेट्स भी कह सकते हैं, लिखी थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हम देखते हैं। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना इस समय खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा था। 1789 में एसेट्स जनरल का आह्वान होता है। तृतीय एसेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टील पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है, यानी कि गांवों में। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन शुरू हो जाता है। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर वह कब्जा कर लेता है। 1815 के वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है और उसे जो सेंट हेलेना, ये शायद उस द्वीप का नाम था, उस द्वीप में उसे भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए थे, जो
पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भारत गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ चुकी थी। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि कहाँ कैसी स्थिति थी। जो आपको हरे रंग में दिख रहा है वहाँ पर भय की लहर से अप्रभावित इलाके थे और जो आपको यहाँ पर ब्राउन रंग में दिख रहे होंगे 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र वे थे और जो थोड़े बड़े सर्कल है वो प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से थे और जो ब्लैक एरो है वो भय की लहर को विस्तार से आपको बताने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस में यहाँ पर विद्रोह की लहर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था को बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो सम्राट था, सम्राट पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण था और नेशनल असेंबली में कितने लोग थे? 745 सदस्य थे। दोस्तों, यहाँ पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण कहाँ पर था? उनका नियंत्रण मंत्रियों पर भी था क्योंकि नेशनल असेंबली से ही मंत्री चुने जाते थे। अब किस तरह से शुरुआत से देखते हैं। निष्क्रिय नागरिक जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि कह सकते हैं कि इस महान क्रांति के बाद भी फ्रांस ने क्या महानता पाई थी। दोस्तों, यहाँ पर समानता के आधार पर इन्होंने क्रांति तो खड़ी कर ली, परंतु यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मत का अधिकार ही नहीं था। सक्रिय नागरिकों में मताधिकार प्राप्त लोग कितने थे? तो 2.8 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख लोग यहाँ पर वोट दे सकते थे। यानी कि तकरीबन 3 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस में सिर्फ 40 लाख लोग तय कर सकते थे कि सरकार किसकी होगी और कौन फ्रांस को संभालेगा। ये जो 40 लाख लोग वोट देते थे, ये 50,000 पुरुष को यहाँ पर चुनते थे। फिर यहाँ पर वोट देकर नेशनल असेंबली में 745 लोगों को भेजते थे। नेशनल असेंबली से ही मंत्री बनते थे और नेशनल असेंबली सम्राट को नियंत्रित करती थी और जो वोटर्स थे वही वोट देकर न्यायाधीश को भी जिताते थे। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी कि जो कर देता था वही वोट देता था।
शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निष्क्रिय नागरिक का मतलब है वे वोट नहीं दे सकते थे। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी कि इस समय फ्रांस की राजनीति में वही भाग ले सकता था जो कुलीन वर्ग या मध्यम वर्ग से आता हो, जो कर ज़्यादा से ज़्यादा चुकाता हो। पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले वाल्वियो द्वारा बनाया गया चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। दाईं ओर आकृति फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित करने का यहाँ पर काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से बिंदुओं को रखा, इन बिंदुओं को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कुल 13 बिंदु यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान हैं। ये विचार जो है ये रूसो से प्रभावित है। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुत्वता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि यहाँ पर समानता थी ही नहीं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इसमें वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको कर से एक बात याद आई कि दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस ही था। अब यहाँ पर देखते हैं, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अपरिहार्य आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना जाता था कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। क्रांतिकारी पत्रकार जेआ पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पल्स यानी कि जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकेगी। यह इस बात का अकट्य प्रमाण है कि धनाढ़ यानी कि कुलीन वर्ग अमीर वर्ग कानूनों को कैसे भी प्रभावित करता है, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे।
यहाँ पर उन्होंने इस बात को अपने समाचार पत्रों में कहा था। दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति है उसके जो कुछ राजनीतिक प्रतीक भी हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है। इन महत्व को हम इन चित्रों के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था। आइए इन प्रतीकों की बात करते हैं। टूटी हुई जंजीर, जो कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पर छड़ों की बरछेदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि ये गट्ठेदार छड़ उनकी एकता के बल का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। यहाँ पर शाही सत्ता का प्रतीक ये राजदंड आपको दिख रहा है। वहीं पर अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है, सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई छोर नहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए, लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीले सफ़ेद लाल यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का यह प्रतीक है। वहीं पर डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप यहाँ पर है। और विधि पट यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख रहे हैं। यहाँ पर कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस तरह से हुई और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई सोलबर्न ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रुसिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुसिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट द लायन द्वारा रचित मार्सिले भी थे। यह गीत पहली बार मार्सिलेम के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं। महिलाओं ने भी अपने क्लब खड़े कर लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें से छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकरी व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे।
उनका नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियरे था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग दिखाने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। यहाँ पर जो ड्रेस आपको दिख रही है, कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत कॉन्वेंट कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर नानी वाले लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, यह प्रतीक आपको यह तस्वीर में दिख रहा होगा। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। हर 2 साल पर लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह जो तस्वीर है, यह स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कि जो महिला यह है, जैसे कि हमने देखा था, जो लाल टोपी हमने बात की थी, वह किसकी थी? दास जब स्वतंत्र हो जाते थे तो वे लाल टोपी पहनते थे। इस महिला के हाथ में आपको लाल टोपी दिख रही होगी, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। किससे? पुरुषवादी समाज से, कुलीनवादी समाज से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। दोस्तों, जैकोबिन के 100 कुलौत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, क्योंकि ये घुटने के नीचे तक कपड़े पहनते थे। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियल के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अभी तक भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पहले वोट डालने का अधिकार कहाँ मिला था, तो वो मिला था 1893 में। सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट अधिकार मिले और पहली बार महिलाओं ने तकरीबन 90,293 महिलाओं ने वहाँ पर वोट डाला था। तो कह सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि 1893 के समय में पहली बार, यानी कि इसके 100 साल बाद दुनिया में सबसे पहले वोटिंग राइट्स जो मिले वो न्यूजीलैंड की महिलाओं को मिले। दोस्तों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम जैसे ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, सीधे तौर पर महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी मिली और भारत में वोटिंग राइट्स भी दुनिया में सबसे पहले मिलने वाले देशों की सूची में भारत शामिल हुआ और 1947 से ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गए और 21 वर्ष की उम्र के बाद सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था, जो कि बाद में 18 वर्ष की उम्र कर दिया गया। लुइस ओल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। यहाँ पर देशद्रोह का मतलब क्या होता है कि अपने देश की सरकार के साथ में या फिर अपने देश के साथ में देशद्रोह या विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। दोस्तों, सन 1793 से 94 तक के काल
के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति दिखाने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा फिल्मों में कि सिर को कैसे कलम किया जाता है। एक चबूतरा होता है, वहाँ पर गर्दन रख दी जाती है आदमी की और उसे घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और ऊपर साइड में एक बहुत ही पैनी जो होती है स्टील की एक वो रहती है प्लेट, और जैसे ही उस व्यक्ति को वहाँ पर उसकी गर्दन रखी जाती है सांचे में, वैसे ही ऊपर से उस प्लेट को छोड़ दिया जाता है और उसका सर एक ही बार में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, गर्दन से अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि आदमी जल्दी से मर जाए बिना तड़पे। लेकिन सोचो, जो देखने वाले लोग हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से गिलोटिन किया जाता था, जो आदमी पहले से ही पता है कि ऐसे ऐसे उसकी मौत होगी, उसके मन में क्या गुजरती होगी। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने का प्रयास किया गया। परंपरागत मॉन्टेस्क्यूर यानी कि महाशय एवं मदाम यानी कि जो महोदया है के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी कि नागरिक एवं सितोयन यानी कि नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही-त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ये कितना बड़ा सहयोग आप कह सकते हैं कि रॉबस्पियर ने ही गिलोटिन व्यवस्था को शुरू किया था और उसी व्यवस्था में उसका अंत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता क्या है, दो परस्परी विरोधी विचार आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेमोसलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक के राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यह है: लोकतंत्र को स्थापित एवं सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंकवश कठोर, तुरंत एवं अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ये विचार थे रॉबेस्पियर के।
अब आपको देखना है कि जो डेस्मोलोनिस और रॉबेस्पियर हैं, इनके विचारों में किस प्रकार आपको समानता असमानता देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, जो पहले लेखक हैं वे स्वतंत्रता को उस परिभाषा में माप रहे हैं जो आज के दौर में देखी जाती है, और जो रॉबेस्पियर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक प्रकार से तानाशाही व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उत्सवों का आयोजन किया जाता था। अब हम देखते हैं डायरेक्टरी का शासन कैसे फ्रांस में शुरू होता है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इन प्रावधानों के जरिए जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित न्यायपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषदें उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब यहाँ पर हमें ये विचार करना ज़रूरी है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं का फ्रांसीसी क्रांति में क्या हिस्सेदारी था? यहाँ पर आप कुछ महिलाओं को देख रहे हैं जो पेरिस की ओर कूच कर रही हैं। ये जो चित्र है ये 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं का चित्र है, जहाँ पर महिलाएं पेरिस में जाकर जो राजा थे उन्हें अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एसेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एसेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों से बहुत कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ चुके थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं के मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग उन्होंने रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार में महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कानून लागू किए गए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों ही
इसकी अर्जी देने का अधिकार दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून ला दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चला। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार हासिल किए। यानी कि 1789 की क्रांति के आप ही सोचिए, 1946 में जाकर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए। क्रांतिकारी महिला ओलंब दे गूज 1748 से 1793 तक इनका जीवन रहा। इनके बारे में जानते हैं। ओलंब दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। सन 1793 में ओलंब दे गूज ने महिलाओं क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। ओलंब दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूल अधिकार हैं जिन्हें हम जानते हैं। आइए देखते हैं। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकार को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र समृद्धता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं महिला बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान सम्मान एवं सार्वजनिक पद की हकदार है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। यह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार में नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत के इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा, पुरुष बनो। शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य या तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो। गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद का दायित्व, यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं कि जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है। इस तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए पुरुषों ने अपनी खोपड़ी को चलाने का काम किया था। अब दोस्तों देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार होता है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं
कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने के काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्य बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर हथकड़ियाँ, दाग कर मतलब कि गरम लोहे के सरिये से उनके शरीर में कुछ निशान बनाया जाता था ताकि पता रहे कि ये किसका गुलाम है। अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की दास प्रथा का उन्मूलन, ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण समस्या रही है दासों की। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वाधिक शोषण हमें देखने को मिलता है वह इसी आधार पर मिलता है कि अन्य यूरोप के अन्य देशों के लोग ज़बरदस्ती अपने जहाज़ों को लेकर यहाँ आते थे और लोगों को भरते थे भेड़ बकरियों की तरह और उन्हें ले जाकर बेच दिया करते थे। आइए विस्तार से देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन के जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। इसके बाद में देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांस की प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दासों की प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था। नीग्रो क्या है, तो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वे नीग्रो कहलाते हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता अब। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी, यानी कि क्रांति के दौर में लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई थी ये देखते हैं। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में
जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जब पहुंची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना का परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों की में असंख्य लोग जानने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाटक हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं इस पूरे चैप्टर का क्या सारांश निकलता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और अपनी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वह सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि इस एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपूत दिखाई जाएं। इस तरह हमने यह प्रयास किया कि आप समझ पाएं फ्रांस की क्रांति को और ये देख पाएं कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे फ्रांस का ही नहीं बल्कि आगे चलकर पूरे यूरोप का इतिहास बदल दिया। और हम ये देखते हैं कि किस तरह इसका प्रभाव विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा। इसी तरह ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद होगी कि आपने इससे कुछ बेहतर सीखा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।